फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, अगर किसी ने कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। चलो आगे इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। एक समतल बिंदु 1 - 1 2 से गुजरता है, यानी एक समतल है जो एक बिंदु से गुजर रहा है। ठीक है, तो इस समतल का समीकरण याद करो। यदि यह समतलों 2x + y + z = 6 तथा x - y + 2z = 7 दोनों के लंबवत है। यानी यहाँ पर बात तीन समतलों की हो रही है। दो समतल आपको दे रखे हैं, एक समतल आपको निकालना है जो कि एक बिंदु से गुजर रहा है, और जो अपने वाला समतल है ना जो एक बिंदु से गुजर रहा है वो इन दोनों के लंबवत है। अरे समझ रहे हो मेरी बात? तो क्या करें, इसको अपन दो तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को हालांकि। ठीक है, एक तो अपन ये समतल ले लेते हैं। क्या होता है, एक बिंदु से गुजरने वाला समतल a x - x1 ये ले लेंगे काम में, फिर प्लस b y - y1 ये ले लेंगे, c z - z1 ये ले लेंगे, और इक्वल टू 0। और वहाँ से हम इसके दिक् अनुपात ले लेंगे काम में। फिर अपन कहेंगे अपना जो समतल है वो इसके लंबवत है। तो लंबवत वाला कंसेप्ट कल सीखा था, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0 सीखा था ना। और फिर कह देंगे अपना समतल इसके भी लंबवत है। ठीक है, तो इसके साथ वही ले लें कंडीशन, तो अपने पास दो प्रतिबंध आ जाएंगे। ठीक है, चलो एक बार तो पहला तरीका वही लगाता हूँ मैं, लेंथ ही हालांकि। मेथड फर्स्ट, बिंदु 1 - 1 2 से गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या हुआ। वैसे देखें तो a x - x1 का मान है 1, b y - y1 का मान है -1 तो +1 हो गया ही, और c z - z1 का मान हो गया 2 और इक्वल टू क्या 0। ये तो बनेगा ना। ए बी सी का मान मेरे पास है नहीं, अगले ने बिंदु ही दे रखा है। अब विलंब के दिक् अनुपात मुझे दे नहीं रखी है, तो मैं ए बी सी का मान कहाँ से रखूँ। अगर मेरे पास ये ए बी सी का मान आ जाए ना, फिर तो समतल का समीकरण ही आ गया। अगर मेरे पास ए बी सी का मान हो तो क्या आ गया, समतल का। तो कहने का मतलब है कि मुझे अब ए बी सी का मान निकालना, अपना फोकस वहाँ होना चाहिए। तो इसको मैं एक बार समतल नंबर 1 दे के छोड़ देता हूँ। अब जैसे ही मैं आगे से ए बी सी के मान निकालूंगा वो यहाँ रख दूंगा, तो आपके समतल का समीकरण आ गया। ठीक है, इसको और आगे थोड़ा सा और सोल्व करना चाहो तो आप इसको अंदर गुणा कर सकते हो। अच्छा ये बताओ, ये जो समतल का समीकरण है इस समतल के दिक् अनुपात क्या है बताओ। वैसे पता है आपको भी, यहाँ जो लिखते हैं वो दिक् अनुपात ही होते हैं, लेकिन आपको किस दिक् अनुपात तो वैसे जैसे ax + by + c z, यानी x का गुणांक y का गुणांक वही तो होता है। गुणा कर लो, इस एक को अंदर गुणा करो, चलो क्या बनेगा। तो x का गुणांक क्या हुआ, y का गुणांक क्या हुआ, और z का गुणांक क्या हुआ। बाकी जो बच गया वो कॉन्स्टेंट ही हो गया, -a + b और -2c, ये कॉन्स्टेंट में आ गया। जो +d बोलते हैं उस जगह आ गया। समझ गया मेरी बात। तो x का गुणांक a, y का गुणांक b, z का गुणांक c, तो a b c हो गया आपके दिक् अनुपात। समझ रहे हो मेरी बात। चलो अब आ जाओ, दूसरा समतल लिख दो आप। तथा क्या दे रखा आपको, 2x + y + z = 6। इसके दिक् अनुपात क्या है, 2 1 1। इसको समीकरण नंबर 2 कह दो। तीसरी क्या दे रखी है, x - y + 2z, है ना, और इक्वल टू 7। समीकरण नंबर 3 दे दो। अब पहले तो बताओ आपका जो समतल है क्या कह रखा है कि इस बिंदु जो समतल गुजरता है, ठीक है, उसका हमें समीकरण याद करना है। यदि यह समतल क्या है, समतलों इसके तथा इसके दोनों के लंबवत है। इसका मतलब अपने वाला जो समतल है, समतल नंबर 1, वो लंबवत है किसके, समतल नंबर 2 के। यानी ये वाला समतल इसके लंबवत है। तो इसका मतलब लंबवत का कॉन्सेप्ट क्या सीखा था अपन ने, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। याद आ रहा है क्या आपको? मैंने कहा था डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है ये। तो लंबवत के लिए क्या गया, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। तो a1 b1 c1 तो हो गए पहले समतल के दिक् अनुपात, a2 b2 c2 हो गए दूसरे समतल के दिक् अनुपात। तो इसके दिक् अनुपात क्या है, a b c, तो ये a और b c आ गया। a2 का मान कितना है, a2 का 2, अरे a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो a2 का मान कितना है 2, तो ये क्या बना 2a बन गया क्या, 2a। b1 b2, b1 का तो b हो गया, b2 का 1 हो गया, b हो गया।
C1 C हो गया और C2 Z का गुणांक 1 हो गया, तो ये प्लस C हो गया और इक्वल टू क्या गया 0। इसको आप 4 नंबर प्रतिबंध दे के छोड़ दो। ABC का प्रतिबंध आ गया ना पास में। अब आ जाओ पुनः, और बताओ समतल नंबर 1 है वो और किसके लंबवत है? वो समतल नंबर 3 के भी लंबवत है या नहीं है? तो एक लंबवत है 3 के, ठीक है। 3 के दिक्कत अनुपात ये, 1 के दिक्कत अनुपात वही ABC। तो A1 A2 को लगा देते हैं वापस। A1 A2 कितना हो गया? A B1 और B2 कितना हो गया? माइनस B। C1 C है और C2 हो गया 2 C इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 5। अब आपको 2 समीकरण दिख रही है, मान लो आप 2 समीकरणों से क्या आप ABC का मान निकाल सकते हो? 2 समीकरणों से ABC का मान निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। 2 समीकरणों से 2 जनों का मान निकलता है। 2 समीकरण 2 जनों का मान, 3 जनों का मान निकालना हो तो वैसे 3 समीकरण चाहिए मुझे, समझ मेरी बात। अगर आपको ABC का मान निकालना है तो जाहिर सी बात है कि आपके पास 3 समीकरण होनी चाहिए, लेकिन समीकरण 2 ही है, मान तीनों के निकालने हैं, तो ये बात वैसे पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन हम इनके अनुपात निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? अनुपात। वैल्यू नहीं निकाल सकते, अनुपात निकाल सकते हैं। अब अनुपात कैसे निकलते हैं सुनना मेरी बात। हम छोटे क्लास में वज्र गुणन विधि पढ़ के आए हैं ना, 4 व 5 में वज्र गुणन विधि से वज्र गुणन विधि क्या कहती है कि भाई 2 समीकरण है ना, आप एक काम करो, पहले लिख दो A, इसका गुणांक A है ना, बट्टा लगा दो, फिर बराबर, फिर लिख दो माइनस B, पहला प्लस दूसरा माइनस। और सारणिक वाली बात है यहाँ भी, सारणिक भी यहाँ से फॉलो होता है, पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस C। ABC 3 तो है आपके, तो पहला A, दूसरा माइनस का B और तीसरा C, बराबर में लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, जैसे पहला A लिखा ना, तो दोनों समीकरणों का A वाला पार्ट बंद कर दो आप। A वाला पार्ट बंद करने के बाद आपको क्या दिख रहा है? वो गुणांक देखना, खाली गुणांक। B का गुणांक 1 -1 1 2, तो वो लिख दो 1 नीचे -1 1 और 2। समझ रहे हो मेरी बात? अरे समझे नहीं समझे? अब ऐसे तो B के नीचे आएंगे तो B वाला पार्ट बंद करो दोनों इक्वेशन का। ये B बंद कर दिया। B बंद करने के बाद क्या दिख रहा है? 1 का 2 1 1 और 1 2 2 1 1 2। जैसे C पे आएंगे तो C वाला पार्ट बंद कर दो दोनों इक्वेशन का, तो 2 1 1 -1 2 1 1 -1, सही है। और इसके बराबर हम चाहे तो यहाँ लेमडा लिख सकते हैं, लेमडा मानना है ना, और चाहो तो आगे वाले स्टेप में लिख देंगे, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये आने के बाद क्या सारणिक वाले तरीके सोल्व कर लो। इसका इंटू इससे होगा, फिर माइनस लगा के इसका इंटू इससे होगा, ऐसे है ना। तो A अपॉन क्या आ गया अभी बताओ? पहले ये गुणा करेंगे 2, फिर माइनस आता है, इसका गुणा करेंगे तो -1 आएगा, तो +1 हो गया ये। 2 + 1 कितना बढ़ गया बताओ? सीधा 3 लिख दूँ क्या? तो ये हो गया 3 बराबर -B बटा 4 -1 हो गया, तो 3 हो गया ये भी। और C बटा बताओ -2 और -1, ये -3 आ गया। और बराबर आप लेमडा मान लो, मान लिया। अब A बटा 3 को लेमडा के बराबर करो। A बटा 3 बराबर लेमडा है, तो A बराबर क्या आएगा भाई? 3 लेमडा। अरे A बराबर क्या आएगा? दिख रहा है क्या ये? ऐसे B बराबर क्या आएगा? इसको गुणा करेंगे तो 3 लेमडा, क्या लेकिन माइनस हटाएंगे तो -3 लेमडा। और ऐसे ही C बराबर क्या आएगा? -3 लेमडा। बताओ ABC का मान आ गया क्या? अब आपको सर लेमडा के पदों में आने दो, कोई दिक्कत नहीं, आ तो ज्ञान जैसा भी है वो समीकरण 1 में रख दो। ABC के मान 1 में रखने पर ये रही 1। आ जाओ भाई, A का मान क्या था? 3 लेमडा। अच्छा, अंदर x -1 ऐसा कैसा? B का मान क्या था? -3 लेमडा। अच्छा, ये ऐसा कैसा क्या था? y + 1। और C का मान क्या था? -3 लेमडा। और ये z -2 इक्वल टू 0। गौर से देखो, लेमडा कॉमन आ रहा है, लेमडा लेमडा लेमडा, लेमडा कॉमन आए कहाँ चला जाएगा? 0 के अपोन में, तो लेमडा गायब। लेमडा गायब तो क्या बचा ऊपर से? 3 x -1
-3 y माइनस कितना रहे, 1 है क्या, मैंने क्या लिख दिया, y + 1 है क्या, हाँ y + 1 और -3 = 0। चाहो तो ये छोड़ दो, चाहो तो आगे करना तो इंटू कर लो इसको, बताओ इसको इससे इंटू किया 3x, ये -3 पर बाद में काम में लेंगे इसको गुणा करो -3y, ये -3 इसको बाद में काम में लेंगे, इसको इंटू करो -3z, इसको इंटू करेंगे 6, अब करते हैं इंटू, ये कितना आया -3, ये भी कितना आया -3 और -3 -6 और +6 कट गया, बस तो लिखने की जरूरत नहीं, कांस्टेंट = 0। ये आपके समतल का समीकरण आ गया है। अरे समझ में आया नहीं आया, तो हमने तो ABC की वैल्यू लैम्डा की फॉर्मेट निकाली है, लैम्डा ऑटोमेटिक वहाँ कॉमन आगे चला गया, नहीं समझे मेरी बात। तो ये तो है मेथड फर्स्ट। दूसरा तरीका भी हम काम में ले सकते हैं, वो छोटा है, कैसे, दूसरे तरीका क्या काम में लेंगे, अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको, क्या कि एक समतल है वो एक बिंदु से गुजर रहा है, चलो वो तो बात ठीक है, इस समतल का समीकरण ज्ञात करो, यदि है समतल इसके तथा इसके लंबवत है, तो बात वही आपके पास 3 समतल हो जाएंगे, है ना। ये समतल अगर इन दोनों के लंबवत है तो इस समतल का अभिलंब जो होगा, इस समतल का वो भी तो इन दोनों के लंबवत होगा, नहीं होगा क्या। तो अपन कह सकते हैं n जो होगा, n कौन है, इसका भाई हमें जो समतल चाहिए उसका अभिलंब, ठीक है, किसके लंबवत होगा, इन दोनों के अभिलंब के, इन दोनों के अभिलंब मैंने n1 n2 कह दिया, क्या कह दिए, n1 कह दिया और n2 के, गौर सुना मेरी बात, अब जो मैं बताना चाहूँ, इन दोनों के लंबवत ये होगा, दोनों के लंबवत कौन होता है, याद करो, a और b दोनों के लंबवत कौन होता है, a क्रॉस b, a और b दोनों के लंबवत कौन होता है, a क्रॉस b। ऐसे ही अपने वाला जो अभिलंब है वो इन दोनों अभिलंबों के लंबवत है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ क्या, जो अपने वाला अभिलंब है वो दोनों अभिलंबों का क्रॉस होगा। अरे समझे नहीं समझे, अरे बात कह सकता हूँ क्या मैं, क्लियर एकदम। तो अपना अभिलंब क्या आया, दोनों अभिलंबों क्रॉस, अभिलंब क्रॉस कैसे निकालते हैं, ये रहा पहला, इसका बताओ i 2i, वैसे ऊपर तो i से क्या लिखते हैं क्रॉस के लिए, i j k, इसका गुणांक 2 1 1 2 1 1, अभिलंब यही तो होगा ना इसका 2 1 1, और दूसरे वाले का अभिलंब 1 - 1 1 - 1 2, समझ रहे हो। अरे सीधा अभिलंब निकल रहा है ना यहाँ से, तो मैं सीधा क्रॉस कर दूँ, डायरेक्ट क्या बनता है, i की सीध में ये 2 और +1 3i, j की सीध में ये गया तो ये हो गया 4 -1 3, और j का एक माइनस होता तो माइनस का 3j, और k की सीध में ये गया ये हो गया -2 और -1 तो माइनस का 3k, ये किसका मान आ गया, n बोले तो अभिलंब आपके पास में है, बिंदु ऑलरेडी आपके पास में है, तो समतल का समीकरण निकालो ना एक बिंदु वाला। अरे समतल का समीकरण क्या होता है, वही ax - x1, a की जगह ये हो गया 3, x - x1 की जगह बिंदु का मिलो 1, प्लस b की जगह -3, y - y1 -1 है तो +1 हो जाएगा, प्लस c की जगह भी 3 है, z - z1 तो z - 2 = अब वही है, तो सेम चीज़ आ गई, देखो ये दो, इतना करने के बाद ये चीज़ आई थी, ये सीधी आ गई, गुणा करो, क्या बनेगा 3x -3y -3z, ये हो गया -3, ये हो गया -3 -6, और ये हो गया +6 तो हो गया 0 और = 0 है ये। चलो भाई अब देखो कितने हल्के में काम सल्टा दिया अपन ने, अरे सस्ते में काम सल्ट गया ना, तो ये भी मेथड है, वो भी है, आगे बात समझ में, फटाफट नोट कर लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट है बिंदु तथा समतल। बिंदु और समतल से मतलब ये देखो, यहाँ से 3 बातें निकल के आती है। पहली बात, एक बिंदु से समतल की लंबवत दूरी, ठीक है। दूसरी आती है एक बिंदु से समतल पर जो लंब डाला गया है उसके लंबपात के निर्देशांक। और तीसरी बात निकल के आती है बिंदु जो है उसका समतल में प्रतिबिंब याद करना, ठीक है। 3 बातें निकल के सामने आती है, तीनों बातें अपने क्वेश्चन के द्वारा सीखते हैं। क्वेश्चन लेता हूँ भाई,
बिंदु 1 2 3 का समतल यदि बिंदु 1 2 3 तथा समतल 2x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 6 हो तो 1 नंबर पॉइंट, बिंदु P का बिंदु P से समतल पर डाले गए लंब के लंबपात के निर्देशांक ज्ञात करो। ये पहली चीज़ है, इस बिंदु से समतल पर लंब डाला गया है, उसके लंबपात निर्देशांक ज्ञात करने हैं। दूसरा पॉइंट है, बिंदु से समतल की न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। तीसरा पॉइंट, बिंदु का समतल में प्रतिबिंब ज्ञात करो। बिंदु और समतल में 3 बातें बन जाती है अपनी, ठीक है। तो तीनों बातों को फोकस करते हैं, ध्यान देना। मैं क्या करता हूँ, इसके लिए एक डायग्राम बनाता हूँ। ये मैंने समतल ले लिया, ठीक है। जो भी समतल है उसका समीकरण लिख देना। क्या है, 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल 6। ये यहाँ से कोई बिंदु ले लो P, क्या है 1 2 3। इस बिंदु से लंबवत दूरी या लंबपात जो भी डालना, तो यहाँ से लंब डाल दिया मान लो ये, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ लंब डाला, तो ये वाला बिंदु, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ। Q नाम दे दूँ क्या? चलो Q नाम दे देता हूँ। इसके निर्देशांक मुझे ज्ञात करने हैं, इसको मैंने अल्फा बीटा गामा कह दिया, ठीक है। तो मुझे अल्फा बीटा गामा का मान चाहिए। पहली बात ये है, कैसे निकाले अल्फा बीटा गामा का मान। तो एक बात तारा मुझे गौर से, आप मुझे बताओ ये कौन है, 2 माइनस 1 और 1 किसके, अभिलंब के। अरे अभिलंब की दिक् अनुपात हो गए ना। और गौर से ये देखना, ये कौन है, PQ है क्या। तो PQ के दिक् अनुपात भी तो आप निकाल सकते हो 2 बिंदुओं से। अरे अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 2 गामा माइनस 3 ऐसे निकालते हो ना, x2 माइनस x1 दिक् अनुपात निकाल सकते हो ना आप 2 बिंदुओं से। तो आप PQ का दिक् अनुपात निकाल सकते हो। अच्छा PQ क्या है, समतल के लंबवत है। और अभिलंब भी क्या होता है, समतल के लंबवत होता है। इसका मतलब अभिलंब और PQ आपस में क्या हो गए, समांतर। और अभिलंब और PQ आपस में क्या हो गए, समांतर। समझे मेरी बात। चलो मैं एक बार लिख देता हूँ। तो PQ के दिक् अनुपात आपको दिख रहे होंगे क्या बन रहे हैं। हम लिखेंगे सीधा, चूँकि PQ समांतर है अभिलंब के, ठीक है, इसलिए क्या बनेगा, A1/A2 B1/B2। याद आ रहा है आपको, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये दोनों समांतर है। तो A1 मैंने इसको ले लिया, मान लो क्या ये अल्फा माइनस 1, अल्फा माइनस 1, A1/A2 हो गया 2, B1/B2 B1 बीटा माइनस 2 माइनस 1, C1/C2 C1 हो गया, इसका दिक् अनुपात हो गया गामा माइनस 3 और C2 हो गया इसका 1 और इक्वल टू मान लो लेमडा। अरे बात समझ आ रही है क्या आपके। जब 3 जने ऐसे बराबर में आ जाए ना, 3 जने, तो हमेशा लेमडा बराबर में ले लिया करो आप, ठीक है। अब बोलो आप यहाँ से लेमडा का मान निकाल सकते हो, लेमडा का इसको अल्फा का मान निकाल सकते हो, इसको लेमडा के इक्वल करो, बता क्या बनेगा, अल्फा इक्वल 2 लेमडा और माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1। अच्छा बीटा निकालना है, इसको गुणा किया उससे माइनस लेमडा और प्लस 2। अच्छा मुझे गामा निकालना है, लेमडा प्लस 3। तो अल्फा बीटा गामा का मान लेमडा के फॉर्मेट में आ गया है। और आगे नहीं आ गया,
तो यहाँ अपन अल्फा बीटा गामा अपन ले लेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात करते हैं, हम कहेंगे चूँकि बिंदु जो क्यू है, क्यू बोले तो अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। चूँकि बिंदु क्यू है वो समतल के ऊपर स्थित है, क्या बताओ, लंबपाद है तो समतल के ऊपर ही आएगा। तो हम लिख देंगे चूँकि बिंदु क्यू समतल के ऊपर स्थित है, और समतल के ऊपर स्थित होने का मतलब क्या होता है, ये समतल को सेटिस्फाई करेगा। और समतल को क्या करेगा, तो समतल के अंदर मैं ये बिंदु पुट कर सकता हूँ ना, यहाँ पर पुट करने का मतलब जहाँ एक्स वाई जेड है वहाँ पर मैं अल्फा बीटा गामा यहाँ पुट कर दूंगा। अल्फा बीटा गामा बोले तो अल्फा का मान ये है, बीटा का मान ये है और गामा का मान ये है, मैं समतल में रख दूंगा। समझे मेरी बात है। चलो तो क्या हुआ, 2x बोले तो ये 2 लेमडा प्लस 1 माइनस वाई बोले तो ये माइनस लेमडा प्लस 2 और प्लस जेड बोले तो गामा वाला मान हो गया लेमडा प्लस 3 और इक्वल टू क्या है 6। बोलो यहाँ से आप लेमडा का मान निकाल सकते हो क्या, यहाँ से लेमडा का मान निकाल सकते हो, कितना हो गया 4 लेमडा और माइनस ये हो गया 1 लेमडा और हो गया 5 लेमडा, 5 और 1 6 तो हो गए लेमडा, ठीक है। 2 इंटू 1 2 और ये माइनस 2 गया, बच गया प्लस 3, बराबर आ गया प्लस का 3 और 6 बट्टे में जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/6 बोले तो 1/, अच्छा बराबर 6 हो गया, सॉरी, तो 6 लेमडा। हाँ तो ये 3 बच गया ना, 3 उधर जाएगा 3 तो बचेगा, 6 में से घटेगा तो भाई 6 तो लेमडा हो गए और 3 ये बच गया बराबर 6, 3 उधर जाएगा तो क्या बचेगा 3, तो वही तो लिखा, सही लिखा था, बराबर 3 बचा नहीं बचा, 6 बट्टे में जाएगा तो क्या बचेगा 1/2, सही है। चलो ये आपके लेमडा का मान आ गया। अब लेमडा का मान आप यहाँ रख सकते हो यहाँ, तो बताओ किसका मान आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा का, अतः बिंदु क्यू। यहाँ अगर मैं लेमडा का मान लिख दूँ 2 इंटू 1/2 रखेंगे, यहाँ पर 2 इंटू 1/2 कट गया 1 और प्लस 1 2, सीधा 2 लिख दूंगा मैं डायरेक्ट, ठीक है। बीटा का मान क्या आ गया 1/2 माइनस का और प्लस का 2, घटेगा 1.5 बचेगा, मतलब 3/2 बचेगा, सही है ना। अच्छा ये क्या है 1/2 और प्लस 3 कितना हो गया 7/2। ये देखो अपोन में वैल्यू आ गई है, हो सकता है सीधा बिंदु आ जाए। अब आप मुझे बताओ ये किसका माना है, क्यू का माना है तो कौन आ गया, लंबपाद आ गया, लंबपाद ये है, नहीं समझे मेरी बात, क्या गया लंबपाद। तो पहला पॉइंट आपके हो गया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कैसे करेंगे, ये पहला पॉइंट हो गया है। दूसरा बोलो क्या पूछा दूसरे पॉइंट में, बिंदु से समतल की दूरी, ये कौन है बिंदु, ये कौन है, दोनों के बीच की दूरी निकाल दूँ पी और क्यू के बीच की। अगर 2 बिंदु आपके पास में दूरी सूत्र तो आप 10th क्लास से सीख आए हो, नहीं समझे क्या, तो आपको दूसरे पॉइंट में पी क्यू निकालना, पी से क्यू की दूरी निकालनी है, तो √(x2 - x1) का होल स्क्वायर आता है क्या आपको, अरे 2 बिंदु से निकाल लोगे, y2 - y1 का होल स्क्वायर और z2 - z1 का वैल्यू रख दो, क्या रख के बताऊँ, रख लोगे। तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में थोड़ा सी गड़बड़ी हो गई है कि मुझे जगह चाहिए थी प्रतिबिंब के लिए, चाहिए थी नीचे प्रतिबिंब समझ रहे हो ना आपके। चलो इधर बना लेता हूँ मैं दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर डायग्राम बना लेता हूँ मैं। ये समतल है, 2x - y + z = 6 और ये बिंदु हो गया आपका P क्या है 1 2 3 और ये बिंदु हो गया आपका Q क्या आया है वो ले लेता हूँ मैं, 2 3/2 और 7/2, ठीक है। अच्छा अब मुझे चाहिए इसका, इस बिंदु का, सोचो ये जो समतल एक दर्पण है, क्या है दर्पण, तो जितनी दूरी पे बिंदु उतनी दूरी पे इधर प्रतिबिंब बनेगा। बिंब की दूरी समतल से उतनी प्रतिबिंब की दूरी होगी, तो बिंब और प्रतिबिंब की दूरी बराबर है। तो गौर से देखो ये इस रेखाखंड का मध्य बिंदु नहीं होगा क्या, गौर से देखो, अगर मैं इसको R नाम दे दूँ,
ठीक है। तो ये जो बिंदु Q है, Q क्या ये मध्य बिंदु नहीं है? अरे क्या, तो बाबू पास किसका मान है? एक बिंदु का मान है रेखाखंड की, फिर मध्य बिंदु का मान है किनारे वाला बिंदु चाहिए। ये भी 10th क्लास का एक क्वेश्चन बन गया है छोटा सा, नहीं समझे मेरी बात? Q क्या है? मध्य बिंदु। अब इस लाइन को एक बार मैं अलग से साइड में इधर शो कर देता हूँ। मान लो इधर ले लिया मैंने, ये आपके P है 1 2 3, ये आपके मध्य बिंदु है। बोले तो 2 2 3/2 7/2, और ये आपके R है जो आपको निकालना है। इसको x2 y2 z2 कह देता हूँ मैं। बताओ ये R याद कर सकते हो क्या आप? मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला क्या होता है? मध्य बिंदु ये x1 y1 z1, x1 y1 z1, x2 y2 z2, बीच वाला जो होता है वो x y z होता है। तो अगर हम x बराबर सूत्र लगाते हैं तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? x बराबर x1 + x2/2, ये तो होता है। अब अपने पास x की जगह क्या चीज़ है? 2 है, बराबर x1 की जगह क्या चीज़ है? 1, और x2 की जगह x2 ही है, और बट्टा 2, ये हो गया 4, और 1 इधर आएगा 3 आ गया क्या? तो x2 का मान कितना आया? 3। ऐसे y वाला सूत्र लगा लो, लगा लोगे ना, तो y2 का मान आ जाएगा, फिर z2 का मान आ जाएगा। तो ये जो मान आएंगे वो क्या होगा? वो आपके प्रतिबिंब होगा। नहीं समझेगा मेरी बात है? यहाँ चाहो तो लिख भी सकते हो, चूँकि Q PR का मध्य बिंदु है। ठीक है, चलो फटाफट ये नोट कर लो। इसके बाद में आपको इसका थोड़ा इजी तरीका भी बताएंगे, इजी वे में हम तीनों चीज़ कैसे निकाल सकते हैं। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है, शॉर्ट तरीका, इसको नोट कर लिया जाए। चलिए आपको आगे बढ़ते हैं, उसमें स्टैंडर्ड रिजल्ट सिखाते हैं। ये वो बिंदु गए P, ठीक है, और ये कोई समतल है, ठीक है, और इस बिंदु से ये लंब पर डाले Q, और ये इसके यहाँ पर प्रतिबिंब है R। तो Q के मैंने मान लिया अल्फा बीटा गामा, ठीक है, और इसका मैंने मान लिया अल्फा डैश बीटा डैश और गामा डैश, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या था? लंबपाद। चलो मैं पहला पॉइंट दूरी ले लेता हूँ, बिंदु P से समतल की दूरी। अच्छा, समतल मैंने ax + by + cz + d = 0, कोई भी समतल हो सकता है ना। तो पहला पॉइंट क्या हुआ? बिंदु P से समतल की न्यूनतम कह दो या लंबवत कह दो, न्यूनतम दूरी। चलो इस दूरी को मैंने नाम दे दिया d, डिस्टेंस। d इक्वल क्या बनता है? ये समतल दिख रहा है क्या आपको? इस समतल में x y z दिख रहा है क्या? d को भी इधर रखना है, बराबर में 0 छोड़ना है, ठीक है। तो x y z का बिंदु, जो यहाँ वाला बिंदु ना आपके, ये x1 y1 z1, मान लो ये बिंदु आपके ना, ये बिंदु यहाँ पुट कर देना। जैसे 1 2 3 था ना, 1 2 3 1 2 3 रख देना है। तो आपके क्या बना? a तो है ही, साथ में x1 by1 cz1 + d, ठीक है, और बट्टे में √a² + b² + c²। क्या चीज़ है ये? दूरी है। दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए मॉडुलस लगा दो, ये आपके दूरी का सूत्र हो जाएगा। ABC समझ गए ना? दिक् अनुपात उसके स्क्वायर का √। तो ये दूरी का आप डायरेक्ट फॉर्मूला काम में ले सकते हो, आप बुक में ही चल रहा है तो आप इसको ले सकते हो काम में, ठीक है। दूसरा, बिंदु P से समतल पर डाले गए लंब के लंबपाद के निर्देशांक। इसके अलावा क्या चीज़ ध्यान रखनी है? देखो मैं लिख देता हूँ इधर, आपको ध्यान रखना है इसके लिए। हाँ, पहले बताओ लंबपाद क्या लिया था मैंने? अल्फा बीटा गामा क्या? तो आप लिखो अल्फा माइनस x1, जो बिंदु था ना ये, अल्फा माइनस x1 अपॉन a कौन है? ये दिक् अनुपात, बराबर बीटा, दूसरा बिंदु का दूसरा बीटा हो गया ना ये, माइनस y1
और बराबर गामा माइनस Z1, ये लिख दोगे आप। ये बिंदु माइनस ये बिंदु, ये माइनस ये माइनस ये लिख दोगे, और बट्टा लिख देना ABC दिग अनुपात। और इन तीनों के बराबर आपको लिखना है माइनस AX1, यानी जो ये जो आपको समतल दिख रहा है ना, इस समतल में वो बिंदु पुट करके रख दो, AX1 प्लस BY1 प्लस CZ1 प्लस D ऐसे, और बट्टा A² प्लस B² प्लस C²। यहाँ अंडरूट नहीं है, यहाँ अंडरूट था, यहाँ अंडरूट नहीं है। ठीक है सर, अब क्या करें? मैं कुछ नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन होगा ना, उस क्वेश्चन में यहाँ X1 Y1 Z1 रखोगे तो ये कोई ना कोई वैल्यू तो बनेगी, कॉन्स्टेंट वैल्यू बनेगी, 15/20 या कुछ ना कुछ बनेगा। ये जो भी बनता है उसको एक बार तो इसके बराबर कर लो, इसके बराबर किया तो A को तिरछा गुणा किया, A का मान होगा पास में, तिरछा गुणा किया, X1 को उठा के तो ले गया, किसका मान आ गया? ऐसे फिर इसको बराबर कर लो उसके, फिर इसको बराबर कर लो, तो अल्फा बीटा गामा के मान आ जाएंगे, तो मतलब ये बिंदु मिल जाएगा आपको। समझ रहे हो मेरी बात? और तीसरा पॉइंट, हाँ ये माइनस है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, प्रतिबिंब, किसी बिंदु का समतल में प्रतिबिंब, या बिंदु P का कह दो, बिंदु P का समतल में प्रतिबिंब। सेम टू सेम ये जो लिखा ना अपन ने, ये याद कर लो। अच्छा ये क्या था? ये बिंदु अल्फा बीटा गामा था। अब बार बिंदु क्या है प्रतिबिंब के लिए? अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश। तो आप यहाँ अल्फा डैश काम में ले लो, अल्फा डैश माइनस X1 अपॉन A, बीटा डैश माइनस Y1 अपॉन B, गामा डैश माइनस Z1 अपॉन C इक्वल टू ये का ये लिख दो है जैसा का जैसा, माइनस क्या है AX1 प्लस BY1 प्लस CZ1 प्लस D बटा A² प्लस B² प्लस C² है, वैसा वैसा लिख दिया ना। अब आपको इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आया, कोई चेंज होगा थोड़ा सा होगा, इतना लिख दिया, बस इसके आगे यहाँ 2 लगा देना, तो -2 हो गया ना ये। तो अब इसको सोल्व करेंगे, भी कांस्टेंट बनेगा। एक बार इसको बराबर कर दो, यहाँ से अल्फा डैश का मान निकाल लो, इसको बराबर कर दो बीटा डैश का मान निकाल लो, इसको बराबर दो गामा डैश का मान निकाल लो। ठीक है, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, और रियल प्रोसेस वो थी जो मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताई आपको। ठीक है, फटाफट नोट कर लिया जाए। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। एक समतल निर्देश 100 से A, B तथा C अंतःखंड काटता है। A, B तथा C अंतःखंड काटता है तथा इस समतल की मूल बिंदु से दिख रहा है क्या? मूल बिंदु से दूरी P हो तो सिद्ध करो एक बटा P² इक्वल 1/A² प्लस 1/B² प्लस 1/C²। ये सिद्ध करना है। ठीक है, और इसको आप सूत्र की तरह भी याद रख सकते हो, कंसेप्ट की तरह भी ध्यान रख सकते हो। मैं स्टार्ट लगाया था उस क्वेश्चन के, एक सूत्र की तरह भी इसको ध्यान रख सकते हो। भाई अंतःखंड हो गए तो मूल बिंदु से दूरी अगर मान लो P दे रखी है, उस केस में जो दूरी है मूल बिंदु से और अंतःखंड उनमें संबंध बनता है कि ठीक है। चलो सोल्व करते हैं। हाँ भाई, अंतःखंड काट रहा है क्या, तो समतल का समीकरण क्या बनेगा? अरे अंतःखंड काटते हैं, अंतःखंड रूप वाला आ जाएगा ना, x अपॉन A। इस समतल के दिक् अनुपात क्या है? इस समतल के अंतःखंड क्या है? अंतःखंड ABC है। दिक् अनुपात क्या है? 1/A 1/B 1/C। x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक। 1/A 1/B 1/C क्या है? दिक् अनुपात। चलो अच्छी बात है। अच्छा आपको क्या देखा? P क्या है? दूरी है किससे? मूल बिंदु क्या होता है? 0 0 0। चलो अब मैं लेता हूँ, चूँकि P मूल बिंदु 0 0 0 से समतल की दूरी है,
तो P एक बिंदु हो गया है ना, और ये एक समतल हो गया। तो बिंदु से समतल की दूरी का कंसेप्ट ये रहा, लगा सकते हैं। तो हमने दूरी को D नाम दिया था, ये P बोल रहा है, उसको तो P लिख दो। P इक्वल, आ जाओ, P इक्वल मॉडुलस A की जगह मेरे पास दिक् अनुपात क्या है, मेरे पास है 1/A इंटू x1 की जगह मेरे पास बिंदु क्या है 0, प्लस B की जगह मेरे पास 1/B है, दूसरा दिक् अनुपात y1 की जगह भी 0 है मेरे पास। अच्छा, फिर C की जगह 1/C है मेरे पास, Z1 की जगह मेरे पास क्या है 0, और प्लस D की जगह मेरे पास क्या है, इस 1 को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा -1, तो -1 है बटा अंडर A की जगह आपके पास में 1/A है, 1/B², 1/C²। सही है बात। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, -1 को मॉडुलस क्या कर देगा वैसे, +1 कर देगा। या फिर आपको पता, आपको तो सिद्ध करना हो तो P² चाहिए, तो आप पहले दोनों पक्षों का वर्ग कर लो। क्या कर ले, वर्ग। तो यहाँ मैं P² कर देता हूँ, तो स्क्वायर करते ही मॉडुलस हट जाता है, पता ना आपको, स्क्वायर करते ही मॉडुलस भी हट जाता है, अंडर रूट भी हट जाता है। तो मॉडुलस हटेगा तो ऊपर बच गया 1, नीचे अंडर रूट हट गया, बच गया 1/A², 1/B²। व्युत्क्रम लेने पर, क्योंकि मुझे उल्टा करना है, व्युत्क्रम लेने पर तो इसको भी उल्टा करो तो 1/, और उसको उल्टा करेंगे तो ऊपर चल जाएगा 1/A² प्लस 1/B² प्लस 1/C², और ऊपर वाला 1 है वो बट्टे में आ जाएगा। तो इस 1 का कोई मतलब नहीं रहा नीचे, तो हो गया सिद्ध। ये लाना था अपने को। अरे बात समझ में आई क्या, क्लियर है, नोट कर जाए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 समांतर समतलों के मध्य लंबवत दूरी हाँ भाई, समांतर समतल आप जानते हो क्या, माना AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D1 व AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D2 2 समांतर समतल है। समांतर समतल की विशेषता समझ लेना आप। अच्छा, बराबर 0 लिखना भूल गया मैं, बराबर 0। समांतर समतल की विशेषता समझ लेना आप, x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक, बोले तो दिक् अनुपात बराबर होंगे, सेम होंगे। खाली जो कांस्टेंट मान है ना वो चेंज होगा। अगर 2 समतल समांतर है तो उनका x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक सेम होगा, कांस्टेंट मान है वो क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है। और अगर हम इनके बीच दूरी निकालते हैं तब डिस्टेंस ध्यान रख लेना आप। इसका कांस्टेंट मान क्या है D1, उसका कांस्टेंट मान क्या है D1 माइनस D2 बट्टा वही अंडर रूट जो उसमें काम में लिया था बिंदु से दूरी से, क्या A² प्लस B² प्लस C²। को सर ABC कौन सा काम मिले, ABC चाहिए तो ये काम मिल लो, चाहिए तो दोनों सेम ही हैं। अरे ABC चाहिए तो इसके वाला काम मिलो और चाहिए इसके वाला काम मिलो, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लगा देते हैं मॉडुलस, क्योंकि दूरी है, पॉजिटिव चाहिए मुझे। क्या आ गया, आगे बात समझ में। अच्छा, अब क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ध्यान देना। माना समतल मैंने एक P नाम दे दिया, P फॉर प्लेन, है ना। समतल P1 है 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल 5 है। समतल ये तथा P2 एक ऐसा समतल है जो P1 के समांतर है तथा निर्देशी अक्षों
पर अंतखंड काटता है। इन अंतखंडों का योग 11 हो तो अब मैं यहाँ पूछ सकता हूँ इस समतल का समीकरण ज्ञात करो, ठीक है, या मैं ये पूछ सकता हूँ इन दोनों समतलों के मध्य की दूरी ज्ञात करो। तो P1 तथा P2 के मध्य लंबवत दूरी ज्ञात करो या न्यूनतम दूरी ज्ञात करो, एक ही बात है, न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। अच्छा, मैं आपको दो समतल के समीकरण दे देता डायरेक्ट और समांतर कहता, दूरी पूछता तो आप निकाल देते ना, वे दोनों कांस्टेंट माइनस करते नीचे ही लिख देते, तो सिंपल सी बात थी। क्योंकि अगर इस पे मैं क्वेश्चन देता तब तो बहुत ईजी हो जाता आपके, जबकि आपके बुक में अगर क्वेश्चन मिलेगा तो सीधा डायरेक्ट इसके बेस ही मिलेगा, फॉर्मूला बेस ही, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा घुमा फिरा के दे दिया है मैंने, ठीक है, तो इसमें भी कोई ज़्यादा दुख होने की जरूरत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, P1 और P2 समांतर है क्या, है या नहीं है? P1 समांतर P2, अगर P1 P2 समांतर है तो ये बताओ P2 क्या बनेगा? P2 क्या बनेगा भाई? समांतर होने का मतलब ये चीज़ तो सेम बनेगी ना, x का गुणांक y का गुणांक z का गुणांक, तो यहाँ तक सेम कर दो, 2x माइनस वाई प्लस 2z, यहाँ तक सेम कर दिया। कांस्टेंट मान चेंज होगा, इसके बराबर में 5 है, उसके बराबर में मुझे पता नहीं क्या होगा, तो मैं लैम्डा लिख देता हूँ, सही ना बात है। अगर मेरे को इस लैम्डा का मान मिल जाए तो बताओ समतल का समीकरण आ गया, और समतल का समीकरण आ गया तो मैं दूरी भी निकाल सकता हूँ, फिर क्या दिक्कत है, दो समतलों के मध्य दूरी निकाल सकता हूँ ना। तो अब लैम्डा का मान कैसे निकले? अब वो लैम्डा का मान निकलेगा आगे वाली शर्त से, ठीक है। आगे क्या नाम आ रहा है? अंतखंड नाम आ गया। अंतखंड नाम आते ही दिमाग में आना चाहिए कि पहले इसको अंतखंड रूप में बदल दिया जाए। किसे बदल दिया जाए? अंतखंड रूप में। इसको अंतखंड रूप में कैसे बदले भाई समीकरण को? तो ये लैम्डा इधर बट्टे में आ जाएगा, बराबर में एक रख लें, क्या बनेगा? 2x बट्टे लैम्डा प्लस y बट्टे लैम्डा 2z बट्टे लैम्डा बराबर 1। अच्छा, ये भी अकेले होने चाहिए, ये 2x नहीं होना चाहिए, x होना चाहिए। इस 2 को अगर यहाँ से हटाऊंगा तो कहाँ जाएगा? लैम्डा के बट्टा में। ये माइनस यहाँ से हटेगा तो नीचे आ जाएगा माइनस लैम्डा, और ये 2 यहाँ से हटाऊंगा तो बट्टे में आ जाएगा 2 और बराबर 1। क्या आपको अंतखंड दिख रहा है क्या? इसके अंतखंड क्या क्या है बताओ? लैम्डा बट्टा 2 और a का मान, दूसरा अंतखंड माइनस लैम्डा, और तीसरा लैम्डा बट्टा 2। और आपको तीनों अंतखंड का योग कितना दे रखा है? तो इनका योग 11 ले लो आप। लैम्डा बट्टा 2 माइनस लैम्डा, अरे तो गड़बड़ हो गया काम, लैम्डा लैम्डा कट गया इसमें, तो कट गया ना। ये क्या है? लैम्डा बट्टा 2, हाँ ये तो कैंसिल हो रहा है ना, डेटा चेंज करना पड़ेगा, क्वेश्चन रोंग होगा थोड़ा सा। चलो डेटा चेंज कर देता हूँ मैं, यहाँ प्लस कर दूँ, कोई दिक्कत थोड़ी आपके बेस क्वेश्चन में यहाँ प्लस कर देता हूँ मैं, ये लो, ठीक है। तो प्लस करते यहाँ प्लस आ जाएगा, या फिर मैं यहाँ 3 कर दूँ, भाई डेटा चेंज करना है अपने को, सीधी सी बात है, वरना तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये। चलो ये हो गया लैम्डा, और प्लस ये हो गया लैम्डा बटा 2, और इक्वल टू क्या आ गया? 1। तो बताओ लैम्डा बटा 2 लैम्डा बटा 2, ये तो 1 लैम्डा हो गया। लैम्डा बटा 2 लैम्डा बटा 2 क्या हो गया? 1 लैम्डा, और 1 लैम्डा ये कितना हो गया? 2 लैम्डा। 2 लैम्डा बराबर 11 है, तो लैम्डा बराबर क्या आएगा? 11 बटा 2 आ गया लैम्डा का मान। लैम्डा का मान P2 में रखने पर तब P2 क्या बनेगा? 2x प्लस y प्लस 2z इक्वल टू 11 बटा 2, ठीक है। अब आपको मान लो दूरी निकालनी है, सूत्र लगा दो। क्या सूत्र होता है? d2 माइनस d1 या d1 माइनस d2, को किसी को आगे पीछे ले लो, मॉडुलस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो d1 माइनस d2 लेते हैं, d1 कितना रहे? 5 माइनस 11 बटा 2 बटा अंडरूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, कितना बढ़ गया बताओ? 5 में से 5.5 गया, माइनस का हाफ बच गया 1 बटा 2, तो माइनस का 1 बटा 2 मॉडुलस की वजह से प्लस का कर देंगे, और बट्टे में क्या गया? 4 9 3 बढ़ गया कि 3,
ये यहाँ इंटू हो जाएगा, इसके बट्टे में लगाएंगे तो क्या होगा, डी बराबर 1/6। चलो भाई आगे बात समझ में क्लियर है यहाँ तक। चलो फटाफट नोट किया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे नया कंसेप्ट पढ़ते हैं, समतल के कुल का समीकरण। समतल के कुल का, कुल जानते हो ना, कुल वही है अपना जो कुल जानते हैं क्या, हम स्कूल के हैं, ठीक है ना, फैमिली इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, दो समतलों मान लो P1 और P2 कह दिया मैंने, P1 तथा P2, दो समतल के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले समतल का, दिख रहा है क्या, दिख रहा है समीकरण, दिख रहा है पूरा, ठीक है। तो ये समीकरण आपको ध्यान रखना है। पहला समतल हो गया P1 प्लस कोई कांस्टेंट ले लेना, लैम्डा ले लिया अपन ने, P2, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। बात इतनी सी है, ठीक है। पर क्वेश्चन इसके अलग अलग टाइप के अपन बना सकते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर, समतलों, दो समतल ले लूँ मैं, 2x + y + z = 6 व तथा x - y + z = 2 के या की प्रतिच्छेदन रेखा से गुजरने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करो यदि, अब देखो यहाँ यदि के बाद में अगला कोई भी शर्त दे सकता है। यदि के बाद में ऐसा कह सकता है, यदि यह समतल बिंदु 1, 0, -1 से गुजरता है, ठीक है। यदि के बाद शर्त ये भी दे सकता है, यदि यह समतल, एक नया समतल दे दूं मैं कि फलाना समतल है, कोई समीकरण दे दूं, इसके लंबवत है, समांतर है, कोई भी शर्त मैं दे सकता हूँ, ठीक है। या कोई और बात भी दे सकता हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आके मैं ऊपर तक क्वेश्चन सेम चलेगा, यहाँ आके मैं कुछ भी दे सकता हूँ। अच्छा अब देखो, तो मेरे पास दो समतल ही है क्या, तो अपन इसमें एक कंसेप्ट लगाए P1 प्लस लैम्डा P2। P1 कौन है, ये, तो ये क्या हो गया, 2x + y + z, 6 को भी इधर लाओ तब ये P1 बनेगा -6, ये हो गया P1, सही है। प्लस लैम्डा P2 ये क्या बनेगा बताओ, x - y + z और -2, ये हो गया P1, ये हो गया P2, और दोनों के बराबर एक साथ लिख दो 0, लिख दिया ना। तो ये आपके समतल का समीकरण है। वैसे आपका आंसर ये है, इसको मैं समीकरण, आपका आंसर यही है, तो आपका आंसर आएगा वो ये होगा। बस दिक्कत दे रहा है लैम्डा, अपने को कहीं से लैम्डा की वैल्यू मिल जाए, हम यहाँ रख दें, फिर जो बनेगा वही आपका समतल है, ठीक है। अच्छा अब क्या कर रखा है, ये आ गया समतल का समीकरण। ये किससे गुजर रहा है, बिंदु, बिंदु बोले तो x y z, चूँकि समतल बिंदु किससे गुजर रहा है, 1, 0, -1 से गुजरता है। तो इसका मतलब ये बिंदु इस समतल के ऊपर स्थित होगा, तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो x y z जगह बिंदु पुट कर दो आप। चलो भाई क्या बना, 2 × x का मान 1, y का मान 0, z का मान -1, -6 प्लस लैम्डा x का मान 1, y का मान 0, z का मान -1, -2 = 0। बोलो यहाँ से लैम्डा का मान नहीं निकल रहा क्या, देख लो क्या निकला, 2
ये -7, क्या -5, क्या -5 ले जाएंगे उधर, 0 से उधर, +5, ठीक है। अच्छा लेमडा ये कितना बना, 1 -1 गया, -2 बच गया, -2 लेमडा बच गया, क्या बच गया, -2 लेमडा, और इक्वल टू 5, तो क्या आ गया 5/-2, ये आपके लेमडा का मान आ गया। लेमडा का मान वहाँ रख दो, लेमडा का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या आ गया बताओ, ये ऐसा कैसा 2x + y + z -6 प्लस लेमडा का मान -5/6 है, 5/2 x - y + z + 2 = 0, -2 सॉरी इक्वल टू 0। अब ये 5/2 है, इसको आगे सोल्व कर लो, इसको अगर इंटू कर लो, साथ में एलसीएम ले लो, x वाले पद जोड़ लो, y वाले पद जोड़ लो, z वाले पद जोड़ लो, कॉन्स्टेंट अलग जोड़ लो, तो जो बनता है वो समतल का समीकरण है। अरे कर सकते हैं ना अपन। अच्छा यहाँ पर भी मैं बिंदु न देखकर यहाँ मैं नया समतल दे दूँ और मेरे को नए समतल के लंबवत है आप वाला समतल, तो आप वाला समतल कौन है ये, और नया समतल कुछ समीकरण आपको दे रखा होगा, अगर मैं सर दे दूँ तब क्या होगा, तो आप भाई दो समतल अगर लंबवत है तो क्या कंसेप्ट लगता है, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। तो इसके लिए अपने ये समतल एक दो, तो इसके हमें दिक् अनुपात निकालने पड़ेंगे। इसके दिक् अनुपात कैसे निकलेंगे, दिक् अनुपात के लिए पहले लेमडा अंदर गुणा करना पड़ेगा, गुणा करने के बाद x वाला पद साथ में लिख के उसमें x कॉमन लेना पड़ेगा, तो x का गुणांक क्या बनेगा 2 और प्लस लेमडा, ऐसा बनेगा x का गुणांक। जो x का गुणांक है वो दिक् अनुपात हो गया, फिर y का गुणांक क्या बनता है, फिर z का गुणांक क्या बनता है, वो दिक् अनुपात हो गए इस समतल के। और दूसरे समतल का वो समीकरण दे ही रखा होगा, उसके दिक् अनुपात सामने हो गए, तो दोनों को a1 a2 b1 b2 c1 c2 = 0 रख के वहाँ से लेमडा का मान निकाल लेंगे और वो लेमडा का मान यहाँ रख देंगे। अरे कर सकते हैं ना अपन, कोई परेशानी नहीं है। फटाफट इसको नोट कर लिया जाए, फिर एक क्वेश्चन आपको दे के छोड़ूंगा जो आपको करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है, एडवांस लेवल दूंगा ना, ठीक है। नोट कर लिया जाए इसको फटाफट। चलिए एक क्वेश्चन है आपके लिए, मार्कर दूसरा दे रहे यार। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, समतल 2x + y + z = 6 का समतल x - y + 2z = 7 में प्रतिबिंब ज्ञात करो। जो भी बच्चा इसका सॉल्यूशन करता है वो कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है, और जो इसका प्रतिबिंब आता है वो आंसर लिख देना कमेंट बॉक्स में। तो ये एक समतल है, इस समतल के अंदर, ठीक है ना, इस समतल का इस दूसरे समतल में प्रतिबिंब ज्ञात करना है, बिंदु का नहीं करना व्यवहार, इस समतल का इस समतल में प्रतिबिंब ज्ञात करना है, ठीक है। चलो करोगे, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका सॉल्यूशन। थैंक यू।